गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है जेनेटिक्स यूनिट में उसका रिवीजन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट the sample paper which is uploaded by CBSE on its site, and when we analyze the paper, in that paper the chapter molecular basis of inheritance, this chapter carries a weightage of approximately 11 marks। कहने का मतलब है कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस है वो 10, 11 या 12 नंबर के आ सकते हैं, ठीक है। और उस पेपर में क्या दिया हुआ है, उस पेपर में ये दिया हुआ है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। There are 5 MCQ questions which has been asked from the chapter molecular basis of inheritance, and there is one question that carries 2 marks। इस क्वेश्चन का और ऑप्शन में पूछा गया है इससे पहले वाले चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले से, एंड देयर आर 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स। ये जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस सीबीएसई के सैंपल पेपर के अकॉर्डिंगली है, और वैसे भी हम जानते हैं ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को हमें इस तरीके से रिवाइज करना है कि हम एमसीक्यू को अच्छे से सोल्व कर पाएँ और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उनको भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की रिवीजन की, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ते हैं कि जो इनहेरिटेंस है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसका मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है। तो वो सब डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है, और हमें मालूम है कि सेल के न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स। एंड न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं एक्चुअल में, वो दे आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब जुड़ जाते हैं तो जुड़ के वो क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड हमारे पास मेनली 2 टाइप के हैं, वन इज डीएनए, अनदर वन इज आरएनए। डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो होता है वो लगभग मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। जो आरएनए होता है वो कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे कि वायरसेस के अंदर। आरएनए जेनेटिक मटेरियल के अलावा और भी इसके कुछ काम है, जैसे अडेप्टर मॉलिक्यूल का काम करता है, टीआरएनए का काम करता है, ये स्ट्रक्चरल में आरआरएनए का काम करता है, राइबोसोम बनाता है, और कैटालिटिक में ये हमारे पास एंजाइम का काम भी करता है, ठीक है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक बात है कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो 2 प्रकार का होता है। अब जैसा मैंने पीछे कहा कि जो न्यूक्लिक एसिड है, जो डीएनए आरएनए है, वो पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। तो सबसे पहले यहाँ बात आती है कि एक न्यूक्लियोटाइड होता है वो क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहली चीज है ये फॉस्फेट ग्रुप। दिस वन इज फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे OH ग्रुप लगे हुए हैं, जिसका केमिकल फार्मूला होता है H3PO4। ये फॉस्फेट ग्रुप है। और दूसरा हमारे पास ये शुगर, जिसको हम पेंटोज शुगर कहते हैं। शुगर 2 तरह की होती है, राइबोज शुगर एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर। तीसरा कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजिनस बेस पेयर। नाइट्रोजिनस बेस पेयर, नाइट्रोजिनस बेस पेयर हमारे पास 2 तरह के हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं एडेनिन, दूसरे को हम कहते हैं ग्वानिन। एडेनिन ग्वानिन कौन सी कैटेगरी में आते हैं, प्यूरिन्स। ये जो प्यूरिन्स बेस पेयर आप देख पा रहे हैं, इनमें डबल रिंग पाई जाती है, एडेनिन ग्वानिन, दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्यूरिन्स। पायरिमिडिन्स हमारे पास 3 तरह के हैं, वन इज थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरासिल आ जाता है। तो ये 3 चीजें मिलके, वन इज फॉस्फेट ग्रुप, अनदर वन इज पेंटोज शुगर एंड द थर्ड वन इज नाइट्रोजिनस बेस पेयर। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होगी भाई, वन इज फॉस्फेट, अनदर वन इज शुगर, थर्ड वन इज बेस पेयर। इन तीनों से मिलके क्या बना, न्यूक्लियोटाइड।
और अगर मैं ये कहूँ खाली शुगर और बेस पेयर अगर ज्वाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ दो चीजें होंगी, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। अब ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं, ये तीनों कंपोनेंट्स कैसे जुड़ते हैं और जुड़ के कैसे न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं वो देख। ये हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है, ये पेंटोज शुगर है, और यहाँ पे हमारे पास क्या जुड़ता है, बेस पे। देखिए ये पेंटोज शुगर है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, और यहाँ पे होता है कार्बन नंबर 5। यहाँ पे ग्रुप होता है OH, यहाँ पे होता है H, यहाँ पे होता है H, यहाँ पे होता है OH, यहाँ पे होता है H, यहाँ पे होता है OH, और यहाँ पे होता है। ये शुगर है राइबोज शुगर, क्योंकि सेकंड कार्बन के ऊपर यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, OH। अगर इस O को हम यहाँ से निकाल दें तो ये शुगर बन जाएगी डीऑक्सीराइबोज। इस शुगर के साथ मैंने क्या जोड़ दिया, बेस पेयर, एडेनिन जोड़ दिया। शुगर के साथ खाली क्या जोड़ा है मैंने, बेस पेयर, तो ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। और नाम क्या होगा इसका, एडिनोसिन। क्या नाम होगा, एडेनोसिन। मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको हटा के ग्वानिन जोड़ देता हूं तो इसका नाम होगा ग्वानोसिन। इस तरह से अगर मैं यहाँ पे बेस पेयर साइटोसिन लगाता हूं तो वो साइटिडीन हो जाएगा, थाइमिन लगाता हूं तो थाइमिडीन हो जाएगा, यूरासिल लगाता हूं तो वो यूरिडीन हो जाएगा। तो याद रखना, शुगर प्लस बेस पेयर मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। अब ये जो 5th कार्बन है, इस कार्बन के साथ जैसा मैंने फॉस्फेट में बताया था 3 OH ग्रुप होते हैं, तो यहाँ से OH और यहाँ का H वाटर मॉलिक्यूल के रूप में निकल जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा एक बॉन्ड। बन जाएगा एक बॉन्ड बन जाएगा। उस बॉन्ड को कहते हैं हम फॉस्फोएस्टर लिंकेज। क्या कहेंगे उसको, फॉस्फोएस्टर लिंकेज। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है भाई, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि ये है हमारे पास शुगर, और यहाँ पे जोड़ दिया हमने बेस पेयर, कोई भी बेस पेयर, जैसे मैंने एडेनिन ले लिया, और यहाँ पे था कार्बन नंबर 5, इसके साथ जुड़ गया फॉस्फेट। तो बताइए यहाँ पे ये कौन सा बॉन्ड है, यहाँ पे ये कौन सा बॉन्ड है। तो जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होता है वो कार्बन नंबर 1 के साथ लिंकेज बनाता है, और यहाँ पे जो बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ पे जो लिंकेज होगा, जो बॉन्ड होगा, उसको हम कहेंगे फॉस्फोएस्टर। ये क्या कहलाएगा, फॉस्फोएस्टर। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दे सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, और जो स्ट्रक्चर रिजल्टेंट बना है इन सब के कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर बना है उसको हम क्या कहेंगे, दैट विल बी नोन एज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अब हाउ ए न्यूक्लियोटाइड लिंक विद द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, और हाउ द न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमराइजेस विद ईच अदर। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ता है, वो एक बॉन्ड होता है जिसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। देखिए ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये शुगर हो गई, यहाँ पे बेस पेयर हो गया, मान लीजिए मैंने एडेनिन जोड़ दिया, और ये फॉस्फेट ग्रुप 5th कार्बन के साथ जुड़ गए, 1 न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड नंबर 1। ये न्यूक्लियोटाइड नंबर 2, यहाँ पे मैंने बेस पेयर जोड़ दिया साइटोसिन। ये न्यूक्लियोटाइड नंबर 3,
यहाँ पे मैंने जोड़ दिया थाइमिन। अब ये न्यूक्लियोटाइड 1, न्यूक्लियोटाइड 2, न्यूक्लियोटाइड 3, न्यूक्लियोटाइड 4, 5 एंड सो ऑन। नाउ हाउ दिस फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड लिंक विद द सेकंड न्यूक्लियोटाइड? दिस इज कार्बन नंबर थर्ड, कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकंड, कार्बन नंबर थर्ड। थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप होता है, दैट OH ग्रुप मेक्स ए लिंकेज विद द फॉस्फेट ग्रुप, और यहाँ पे बन गया बॉन्ड। पहले न्यूक्लियोटाइड, दूसरे न्यूक्लियोटाइड, पहले न्यूक्लियोटाइड का थर्ड कार्बन और आगे वाले न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप बॉन्ड बनाते हैं। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज। क्या कहलाएगा ये? फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू रिमेंबर हाउ a nucleotide link with the next nucleotide with the help of phosphodiester linkage. Now this nucleotide second number will link with the third number with the help of the same bond called phosphodiester linkage. यहाँ पे इसका जो थर्ड कार्बन है उसके ऊपर OH ग्रुप फ्री है, यहाँ पे फिफ्थ कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप फ्री है। तो इस न्यूक्लियोटाइड स्टैंड की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी 5' to 3'। डायरेक्शन क्या होगी? 5' to। अब दूसरी न्यूक्लियोटाइड चेन के ऊपर आ जाते हैं। ये शुगर है, दिस इज शुगर, दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 3 पे फ्री ग्रुप है OH, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? शुगर इज लिंक्ड विद फॉस्फेट। ये हो गया न्यूक्लियोटाइड नंबर 1। अब ये न्यूक्लियोटाइड यहां से इसके साथ जुड़ जाएगा नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड एंड द बॉन्ड विल बी सेम, फोस्फोडाइएस्टर। ये न्यूक्लियोटाइड नंबर सेकंड थर्ड से जुड़ जाएगा विद द सेम बॉन्ड कॉल्ड फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज, और यहाँ पे फिफ्थ कार्बन पे ये फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, वहां पे थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप फ्री था। तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड स्टैंड? 3' to 5', 3' to 5'। अब यहाँ पे एडेनिन बेस पेयर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? थाइमिन लिंक्ड बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन combined with guanine, triple hydrogen bond, thymine combined with adenine, double hydrogen bond. So this is the way how two polynucleotide chains are linked with each other, and how a nucleotide, a single nucleotide link with the next or subsequent nucleotide. ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे जब DNA का डबल हेलिक्स मॉडल हम पढ़ेंगे। नाउ जैसा हमने डिस्कस किया कि ए न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट, एंड हाउ ए न्यूक्लियोटाइड इज लिंक्ड विद द अनदर न्यूक्लियोटाइड। नाउ what will be the length of the DNA? The length of the DNA depends upon the number of nucleotides present in it. So how we calculate the length of the DNA? The simple formula is, what is the total number of nucleotides? We multiply it by the distance between two adjacent base pair. किसी भी ऑर्गेनिज्म के DNA की लेंथ निकालनी है हमें, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? उसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितनी है, और ये चीज फिक्स है हमारे पास कि दो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है दैट इज 0.34 नैनोमीटर। नैनोमीटर मींस 10⁻⁻⁹ मीटर। नंबर को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास उस DNA की क्या आ जाएगी? लेंथ आ जाएगी। इन आवर NCERT बुक there are 4 organisms which have been mentioned, and in the NCERT book it has been told that in the bacteriophage 5174 the number of base pair is 5384. Suppose अगर एग्जाम में पूछ लिया गया what is the length of bacteriophage 5174,
डीएनए आप इसको क्या कर देंगे 0.34 नैनोमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसकी पूछ ली बैक्टीरियोफेज लैम्डा की, सिमिलरली हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर इकोलाई में पूछ लिया, अगर हमारे अंदर पूछ लिया, तो डियर स्टूडेंट यू शुड रिमेंबर द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन इकोलाई इन ह्यूमन में 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। दिस इज द नंबर ऑफ बेस पेयर इन हैप्लॉइड कंडीशन। अगर डिप्लॉइड में हो जाएगा तो ये डबल हो जाएगा 6 पॉइंट। So what you have to do, you just remember the total number by practicing it 1 or 2 times. इस तरह से हम डीएनए की लेंथ निकाल सकते हैं। नाउ देखिए, जब साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, डीएनए को सेल के न्यूक्लियस से निकालना बड़ा मुश्किल था, देयर वर टेक्निकल डिफिकल्टीज उस समय, या स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं, देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड फ्रेडरिक मिशर। उसने क्या किया, उसने सेल के न्यूक्लियस में एक सब्सटेंस डिस्कवर किया जिसका नेचर था एसिडिक, और जो कि वो सब्सटेंस न्यूक्लियस में था, तो उसने उसको क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिन। क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिन। उसके बाद और बहुत सारी डिस्कवरी है, बट एज पर एनसीईआरटी द टू ग्रेट साइंटिस्ट, वन इज रोजालिंड फ्रैंकलिन, ये है रोजालिंड फ्रैंकलिन, एंड दिस इज मॉरिस विल्किंस। इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड से जो सेल के अंदर डीएनए है उसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने की कोशिश की, और ये स्ट्रक्चर, ये फोटोग्राफ उनको मिली, ऐसा कुछ डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। तो इनका ये रोल है, रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किन। अब इस एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी का क्या किया, फायदा उठाया, इस इंफॉर्मेशन को आधार बनाया, और आगे जो दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था जेम्स वाटसन एंड दिस इज फ्रांसिस क्रिक। ये जेम्स वाटसन है और ये क्या है, फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने क्या प्रपोज कर दिया, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। ये भी याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन द ईयर 1953। ठीक है, जो मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने जो अध्ययन किया था, उस अध्ययन के आधार पर इन्होंने अपना डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया। लेकिन मॉडल बनाने से पहले इन्होंने जो इरविन चारगाफ थे, इनके रूल का इस्तेमाल किया। इन्होंने बहुत बड़ी खोज की थी। इन्होंने क्या बताया था कि एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है, थाइमिन के साथ। साइटोसिन किसके साथ जुड़ता है, ग्वानिन के साथ। यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। फिर दूसरी बात इन्होंने क्या बताई, द रेशियो ऑफ एडेनिन टू थाइमिन इज कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू 1। एडेनिन की मात्रा, एडेनिन की संख्या थाइमिन की संख्या के बराबर होती है। सिमिलरली साइटोसिन की संख्या किसके बराबर होती है, ग्वानिन के बराबर होती है। ये बात किसने बताई थी, इरविन चारग्राफ। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं बच्चे एग्जाम के अंदर, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेना। न्यूमेरिकल्स जो क्लासरूम्स में आपने, आपके रेस्पेक्टिव टीचर्स ने या हमने जो भी करवाए हैं, वो 2-4 न्यूमेरिकल्स को देख लेना, बड़े सिंपल हैं। जहाँ पे एडेनिन दिया हुआ, थाइमिन उसके बराबर हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि आपसे अगर प्यूरिन्स पूछा जाता है तो आप एडेनिन और ग्वानिन को जोड़ेंगे, अगर पायरिमिडिन्स पूछा जाता है साइटोसिन और थाइमिन को जोड़ेंगे। बस ये आपको याद रखना है। उसके बाद डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जैसा मैंने बताया, किसने दिया था भाई, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। इन्होंने क्या बताया कि जो डीएनए है, डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से हमारा डीएनए बना हो, ठीक है। और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो बैकबोन है वो किससे बना हुआ है, शुगर फॉस्फेट से। जैसा मैंने आपको डायग्राम में बताया था अभी अभी कि मान लीजिए 2 डीएनए के स्टैंड है, तो इसकी जो बैकबोन है वो किससे बनी होती है, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर। इधर वाले की बात करूं मैं, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, इस तरह से।
तो ये जो स्टैंड आप दिख रहा है, आपको दो स्टैंड दिख रहे हैं, इनका जो ढांचा है वो ढांचा किसने तैयार किया है? शुगर ने और किसने? फॉस्फेट ने। ये पहली बात इन्होंने अपने मॉडल के अंदर बताई। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई? दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि दोनों चेन जो हैं डीएनए की, ये दोनों चेन जो हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, दे आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में है। एक जो चेन है वो 3' to 5' में रन करती है, दूसरी 5' to 3'। ठीक है, दे हैव एंटी पैरेलल, one is 5' to 3', another one is 3' to 5'। this is known as anti parallelity of the nucleotide chain। और ये जो इनकी क्वाइलिंग है ये राइट हैंडेड फैशन में, इसकी जो क्वाइलिंग है दैट इज इन द राइट हैंडेड फैशन। ये दूसरा इसका पोस्टुलेट। तीसरी बात इन्होंने ये बताई कि एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है और ग्वानिन किसके साथ जुड़ता है? साइटोसिन के साथ। इसकी संख्या इसके बराबर है, इसकी संख्या इसके बराबर है। यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा, यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये डीएनए का जो एक टर्न होता है, एक कंप्लीट टर्न जो होता है, एक जो हेलिक्स है, घुमाव जो है, उसकी जो लेंथ होती है दैट इज 3.4 नैनोमीटर। यहाँ पे हमने 34 एंगस्ट्रॉन लिखी हुई है, ऐसा भी हो सकता है, ये दोनों एक ही बात है। 3.4 नैनोमीटर लिख दीजिए या 34 एंगस्ट्रॉन लिख दीजिए, एक ही बात। ठीक है, और इस पूरे एक टर्न के अंदर लगभग लगभग कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं इसके अंदर। हालांकि इस डायग्राम में आपको 6-7 ही दिखाए हुए हैं, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 10 बेस पेयर। ठीक है, ये बात जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने बताई भाई। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट क्या बताया? नेक्स्ट इन्होंने ये बताया कि जो डिस्टेंस है, ये जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता रहा था कि डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर, दो एडजेसेंट बेस, जैसे ये वाला बेस पेयर, ये बेस पेयर, इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो 3.4 नैनोमीटर है। जैसे आप एक लाइन में खड़े हैं, उस लाइन में जो आपसे आगे वाला आदमी है उसको आप एक बेस पेयर मान लीजिए, आपको अपने आप को एक बेस पेयर मान लीजिए। दोनों के बीच जो दूरी है दैट इज 0.34 नैनोमीटर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा कि एक बेस पेयर का जो स्टैक है, प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक ओवर द प्लेन, का मतलब जो डायमेंशंस है, एक बेस पेयर का जो प्लेन है वो दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है, और इस वजह से डीएनए को केमिकली स्ट्रक्चरली क्या मिलती है? स्टेबिलिटी मिलती है। तो ये था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। और एक बात और यहाँ पे है कि जो इसका डायमीटर होता है डीएनए का दैट इज कांस्टेंट 20 एंगस्ट्रॉन। 20 एंगस्ट्रॉन, इसको हम मेजर ग्रूव कहते हैं। ये जो मेजर ग्रूव है इसकी लेंथ होती है 20 एंगस्ट्रॉन। ये माइनर ग्रूव कहलाता है जिसकी लेंथ है 12 एंगस्ट्रॉन। ये एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है, तो आप बस इतना फोकस करेंगे, इस डायग्राम को एक बार रफली बना के देख लेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो है 3.4 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, और एक जो कंप्लीट टर्न है उसकी लेंथ क्या है और उसमें कितने बेस पेयर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत बार 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि जो सेंट्रल डोगमा है मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी का वो क्या है? सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी किसने प्रपोज किया था? इट वाज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक। किसने दिया था भाई? फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वाटसन के जो फ्रेंड थे इन्होंने क्या बताया? अगर पूछ लिया जाता है, सो हाउ यू हैव टू राइट इज फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड देन आरएनए टू डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। आरएनए से क्या बनता है? अमीनो एसिड्स।
और अमीनो एसिड ज्वाइन करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं वो। मान लीजिए इसको ये पूछ लिया कि भाई ऐसे है कि डीएनए से क्या बना, आरएनए, आरएनए से क्या बनी, प्रोटीन। तो पहले तो इसको इस तरह से सर्कल लगा देंगे, फिर यहाँ पे x दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया, y। तो ये क्या है भाई, डीएनए से डीएनए का बनना, ये तो रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से क्या बनना, प्रोटीन, ट्रांसलेशन। ये प्रोसेस किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने। क्या कहते हैं इसको, सेंट्रल डोग्मा ऑफ एमसीबी, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी। ये कई बार उल्टा भी होता है, समटाइम्स सेंट्रल डोग्मा इज रिवर्स, जिसको हम कहते हैं रिवर्स सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी। इसको टैमिनिज्म भी कहते हैं। टैमिन एंड बाल्टीमोर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, बस इतना याद रखें, व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये वेल नोन एग्जांपल आपने पढ़ा हुआ है, एचआईवी के अंदर होता है, ह्यूमन हेल्थ डिजीज वाले चैप्टर में। इसमें क्या होता है कि आरएनए से पहले क्या बनेगा, डीएनए। और यहाँ पे जो एंजाइम होता है हमारे पास, उस एंजाइम का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। व्हाट इज द नेम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए। एमआरएनए से क्या बनेगी, प्रोटीन। नेम ऑफ द एंजाइम इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोसेस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एग्जांपल इज HI, and the process is known as reverse transcription और reverse central dogma of molecular cell biology। देखिए अब जो सेल है, उस सेल के अंदर जो डीएनए वो किससे बना हुआ है, क्या उसकी लेंथ है, ये सब बातें हो गई। अब जो हमारी सेल होती है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, दैट न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन साइज, राइट। नाउ आवर डीएनए, अगर हम हमारे डीएनए की बात करें, ह्यूमन डीएनए की बात करें, तो अगर हम अपने डीएनए की लेंथ पता करें तो ये तो है हमारे अंदर टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स, और ये है डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर। जब हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो 2.2 मीटर आती है। 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए, how we can accommodate such a large DNA into a nucleus which is of very small size। छोटा सा न्यूक्लियस है, इतना बड़ा डीएनए, उसको कैसे उसमें हम एडजस्ट करें, कैसे अकोमोडेट करें। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं। अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल्स की, जैसे बैक्टीरियम हो गया, ये प्रोकैरियोटिक सेल ले ली मैंने, जिसको कह दिया मैंने ई कोलाई। प्रोकैरियोटिक सेल में हमें मालूम है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसका जो डीएनए है वो एक हिस्से में ही प्रेजेंट होता है, और उस हिस्से को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं बिखरा हुआ है, इट इज प्रेजेंट इन ए स्पेसिफिक रीजन दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। नाउ हाउ दिस डीएनए इज पैक्ड। तो प्रोकैरियोट्स के केस में आप याद रखना, दिस इज डीएनए, ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन को हम कहते हैं NAP। दिस प्रोटीन इज नोन एज NAP, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन। ये न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए को क्या करती है, पैक करती है। NAP, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन। When we talk about eukaryotic cell, in case of eukaryotic cell there is a special protein, and that protein is known as histone protein. Now what are the features of histone protein? Histone protein is positively charged, it is basic in nature, it is basic in nature. Why it is basic in nature? Because it has lysine and arginine amino acid residue. हिस्टोन प्रोटीन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसा क्यों है, दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड फॉर 1 or 2 मार्क्स। So the reason is because it has lysine and arginine amino acid. Lysine, arginine क्या होते हैं? They are basic amino acids and they carry positive
चार्ज रेजिड्यू ग्रुप, इनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप होते हैं इसकी वजह से। अब ये जो प्रोटीन है, जिस प्रोटीन को हम क्या कह रहे हैं, हिस्टोन प्रोटीन कह रहे हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन कैसे डीएनए को पैक करती है? देखिए, ये हिस्टोन प्रोटीन एक्चुअली क्या होती है? इट इज मेड अप ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स। इट इज मेड अप ऑफ 8 मॉलिक्यूल, इसलिए इसको हिस्टोन का ऑक्टामर कहते हैं। एंड व्हाट आर दोज 8 मॉलिक्यूल्स? दीज आर द 8 मॉलिक्यूल्स। ये एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं है, प्रैक्टिस कौन से डायग्राम की करनी है इसकी? H2A, H2B, H3 एंड H4, ये 4 प्रोटीन आप आगे देख रहे हैं और 4 प्रोटीन के पीछे। ये 8 मॉलिक्यूल्स ने मिलके एक ऑक्टामर बना दिया, जिसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोन का ऑक्टामर। एंड आवर डीएनए इज रैप्ड अराउंड दिस ऑक्टामर। हमारा डीएनए है इस ऑक्टामर के चारों तरफ लिपटा हुआ है। तो हिस्टोन ऑक्टामर प्लस डीएनए मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। उस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं भैया? न्यूक्लियोसोम नाम। डीएनए 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 का ये एंड और ये एंड H1 हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है। ठीक है, H1 प्रोटीन क्या करती है? डीएनए के जो हमारे पास स्टैंड है, डीएनए का जो स्टैंड है, उन दोनों को ऊपर से नीचे तक क्या कर देगी? उसको लिंक कर देगी। तो ये आपको याद रखना है कि डीएनए और हिस्टोन मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। और जितना डीएनए इस हिस्टोन के चारों तरफ लिपटा हुआ है, उसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं? The number of base pair is 200 base pair. One nucleosome contains 200 base pairs. अब सवाल आता है कि हमारे डीएनए में न्यूक्लियोसोम्स कितने हो सकते हैं? तो इसका आंसर कैसे पता करेंगे? एनसीईआरटी में दिया है व्हाट इज द टोटल ऑफ न्यूक्लियोसोम्स इन ह्यूमन डीएनए। तो हमारे टोटल बेस पेयर्स कितने हैं भाई हमारे अंदर? व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल बेस पेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बेस पेयर्स प्रेजेंट इन सिंगल न्यूक्लियोसोम। हमारे अंदर बेस पेयर है 6.6 10⁻⁹। उसको किससे डिवाइड कर देंगे? 200 से। तो हमारे डीएनए में कितने न्यूक्लियोसोम्स हैं उनका हमें पता लग जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम प्रैक्टिस करना। दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। अब अगर हम अपने न्यूक्लियस को, जो न्यूक्लियस अभी डिवाइड नहीं कर रहा है, इंटरफेस स्टेज में है, उस न्यूक्लियस को अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो उसमें ये जो न्यूक्लियोसोम्स है ना, ये न्यूक्लियोसोम्स कैसे दिखाई देते हैं? दे अपीयर एज बीड्स ऑन द स्ट्रिंग। जैसे किसी रस्सी के ऊपर बीड्स हो, जैसे हमने कोई रस्सी ले ली, उसके ऊपर थोड़े थोड़े इंटरवल्स पर गांठ लगा दी, तो वो गांठ है या बीड है, मन का जो है, मोती जो है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एक न्यूक्लियोसोम को रिप्रेजेंट करता है। और जब ये न्यूक्लियोसोम्स बार बार रिपीट होते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये आप देख पा रहे हैं, ये सब क्या है? क्रोमेटिन फाइबर। क्या है ये? क्रोमेटिन फाइबर है। जैसे कोई धागा है वो उलझा हुआ पड़ा है, वो क्रोमेटिन फाइबर है। यही क्रोमेटिन फाइबर जब सेल डिवाइड करती है तो कंडेंस हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ने के बाद में क्या बना देता है? क्रोमोसोम। और अगर हमें इसी क्रोमोसोम की या क्रोमेटिन फाइबर्स की बहुत हाई लेवल पर पैकिंग करनी है, हाई लेवल का मतलब मेटाफेज के ऊपर जैसे क्रोमोसोम पूरी तरह कंडेंस हो जाता है, उसको हम हाई लेवल की पैकेजिंग मान सकते हैं। तो वहां पे एक स्पेशल प्रोटीन का यूज होता है जिसको हम कहते हैं NHC। ये भी कई बार शॉर्ट MCQ क्वेश्चंस में आ सकता है। NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NHC? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। राइट, देखिए, तो ये था किसके बारे में? डीएनए की पैकेजिंग के बारे में, कि भाई डीएनए है वो सेल के न्यूक्लियस में है, डिवाइड नहीं कर रही है, तो उलझे हुए धागों की तरह पड़ा है, जिसको क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। उस क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना देता है। अगर हम अपने न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें और उसमें ये देखें जो क्रोमेटिन है वो किस तरह से अरेंज है। जो क्रोमेटिन मटेरियल है, कुछ क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो बहुत लूजली पैक्ड होता है,
और लूजली पैक्ड होने की वजह से, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस न्यूक्लियस के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू है न्यूक्लियस का, इसमें कहीं कहीं पे आपको डार्क रीजन नजर आ रहा है और कहीं कहीं पे आपको ये लाइट रीजन नजर आ रहा है। तो जहां जहां आपको लाइट रीजन नजर आ रहा है उसको हम कहते हैं यू क्रोमेटिक। क्या कहते हैं उसको? जो ये एरो है जहां पे लाइट है वो रीजन क्या कहलाता है? वो रीजन कहलाता है यू क्रोमेटिक। और जहां पे आपको डार्क है नजर आ रहा है वो कहलाता है हीटेरोक्रोमेटिक। दैट इज नोन एज हीटेरोक्रोमेटिक। तो जो लूजली पैक्ड है वो कहलाएगा यूक्रोमेटिन। और अगर हम स्टेनिंग करें तो स्टेनिंग भी कैसी आएगी? लाइट कलर की आएगी। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ये वो रीजन है जो क्या करता है, आगे चल के एमआरएनए बनाता है और एमआरएनए से कोई प्रोटीन बनेगी। मींस ट्रांसक्रिप्शनली ये क्या है? एक्टिव रीजन। ठीक है भाई। हेटेरोक्रोमेटिन डेंसली पैक्ड है, स्टेन करते हैं तो डार्क अपीयर होता है, लेकिन ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है? इनएक्टिव होता है। क्या होता है? इनएक्टिव। इस रीजन को मत ढूंढना आप, ये रीजन तो न्यूक्लियोलस कहलाता है, इसको छोड़ देंगे। इस डायग्राम में इस रीजन का कोई रोल नहीं है, दिस इज न्यूक्लियोलस। इसके अलावा जो न्यूक्लियस में आपको दिख रहा है जहां लाइट कलर है वो यूक्रोमेटिन है, जहां डार्क कलर है वो हेटेरोक्रोमेटिन है। तो इसके ऊपर भी आप एक बार फोकस कर लेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूक्रोमेटिन एंड हेटेरो? देखिए न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब हमें ये मालूम ही नहीं था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। whether it is a protein, whether it's RNA, whether it's a DNA, whether it's carbohydrate, lipid, fat, कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो इस चीज की धीरे धीरे क्या हुई थी? खोज हुई थी, सर्चिंग चली कि बताइए जेनेटिक मटेरियल क्या है, वो ऐसी कौन सी चीज है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर्स को ट्रांसफर कर रही है। तो ये बात है 1928। देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड फ्रेडरिक ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया भैया? एक्सपेरिमेंट किया इन द ईयर 1928। एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। He had chosen a strain of bacterium that is Streptococcus pneumoniae. इसने एक बैक्टीरियम चूज किया, उस बैक्टीरियम का क्या नाम था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो निमोनिया कॉज करता है, जो कि एक फेफड़ों की बीमारी है। ग्रिफिथ ने क्या किया? ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का कल्चर किया, और कल्चर किया तो उसने क्या देखा? एक कल्चर मीडियम में क्या देखा उसने कि कुछ जो स्ट्रेन है बैक्टीरिया की वो स्मूथ है। स्मूथ का मतलब इनके ऊपर एक पॉलीसेक्राइड की कोट प्रेजेंट होती है, ठीक है। और उसको ये पता चला कि ये जो स्मूथ वाले हैं ये विरुलेंट है या पैथोजेनिक है। ये जो स्ट्रेन है ये स्ट्रेन विरुलेंट है, पैथोजेनिक है, मतलब अगर इस स्ट्रेन से इन्फेक्शन हुआ तो जो ऑर्गेनिज्म है उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। रफ वाला था दैट वाज नॉन विरुलेंट या नॉन पैथोजेनिक। रफ स्ट्रेन है वो इतनी डेंजरस नहीं है, हार्मफुल नहीं है। इस बात का इसने क्या किया था? एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। तो देयर आर टू स्ट्रेन, वन इज आर स्ट्रेन, वन इज एस। जहां पे आर यूज करूंगा उसका मतलब है रफ, जहां पे एस लिख दिया उसका मतलब है स्मूथ स्ट्रेन। अब ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या चूज किया? ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया भैया माइस। इसने क्या किया? पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर कौन सी स्ट्रेन ले ली? आर स्ट्रेन ले ली, जो कि नॉन विरुलेंट है। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया का इनोकुलम लिया, इंजेक्शन में लिया, माइस को क्या कर दिया? इंजेक्ट कर दिया। और क्या देखा इसने कि आर स्ट्रेन डालने के ऊपर माइस के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ, निमोनिया नहीं हुआ, माइस की डेथ नहीं हुई। फिर इसने दूसरे स्टेप में क्या किया? दूसरे स्टेप में कौन सी ले ली भाई इसने? स्मूथ स्ट्रेन ले ली, जो कि विरुलेंट थी। विरुलेंट का मतलब खतरनाक, डेंजरस। उसका इंजेक्शन डाला माइस के अंदर, माइस मर गई। इसका मतलब माइस को निमोनिया हो गया।
माउस को क्या हो गया, निमोनिया हो गया और ये मर गई। तो इसका मतलब ये क्या है, विरुलेंट है, पैथोजेनिक है। तीसरे स्टेप में क्या किया इसने एस स्टेन को, जो स्मूथ स्टेन थी उसको हीट कर दिया और हीट करके क्या कर दिया, उसको मार दिया। अब हीट करने के बाद क्या देखा उसने कि जो माउस है वो जिंदा है। इसका मतलब हीट करने से जो स्ट्रेन थी एस स्ट्रेन वो मर गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया इसने, नेक्स्ट स्टेप में इसको बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिला। इसने क्या किया, रफ स्टेन ली और उसके बाद हीट किल्ड स्मूथ स्टेन। ये तो जो ब्लू कलर से दिख रही है ये रफ है, और जो स्टार शेप दिख रही है वो कैसी है, हीट किल्ड स्टेन। दोनों को इंजेक्ट कर दिया और देखा कि जो माउस है वो क्या होगी, मर गई। और जब इसने माउस को इसकी ऑटोप्सी की, इसको कट करके देखा, तो ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि इसको एस टाइप बैक्टीरियम मिले और वो भी लिविंग, वो भी क्या मिले, लिविंग। तो इसने अपने एक्सपेरिमेंट को कैसे कंक्लूड किया, व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। इसने अपना कंक्लूजन ये दिया कि यहां पे जो मैंने आर टाइप यूज किया है और एस टाइप यूज किया है, एस टाइप जो कि हीट किल्ड था, एस टाइप जो कि हीट किल्ड था, इसके बावजूद भी इसका कोई ना कोई केमिकल, इसका कोई ना कोई केमिकल किसके अंदर चला गया, आर के अंदर चला गया, और आर ट्रांसफॉर्म हो गया किसके अंदर, एस के अंदर। ठीक है, हीट किल्ड स्मूथ स्टेन का कोई ना कोई केमिकल आर स्टेन के अंदर एंटर कर गया और उसने आर स्टेन को एस स्टेन में तब्दील कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये इसका निष्कर्ष था, इसके एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन था। बट ग्रिफिथ ये बात नहीं बता पाया कि वो केमिकल कौन सा था। He said there might be something, there might be a chemical from heat killed S type bacteria that has entered into R and R is transformed into S. याद रखना, पेपर में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि what was the conclusion of Griffith experiment, and conclusion is this one. This is the conclusion. ठीक है भाई, in the paper you are not supposed to draw this mice or mouse, just write mice and then explain it in a pictorial way or in a diagrammatic way. That will be sufficient. Now देखिए, ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट यहीं पे स्टॉप कर दिया। ग्रिफिथ को नहीं मालूम क्या था। अब इस एक्सपेरिमेंट को फर्दर क्या किया गया, वेरीफाई किया गया कि कुछ साइंटिस्ट इस सर्च में जुड़ गए कि जो ग्रिफिथ साहब कह रहे हैं कि किस केमिकल की वजह से आर एस में बदल रहा है, वो ऐसा कौन सा केमिकल है। ठीक है, तो फिर नया एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको दो चीज याद रखनी है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सवाल ये पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, वो तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है। लेकिन अगर ये पूछा जाता है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, आपको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिख गए, आपने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट लिख दिया, गलत होगा। आपको देखना है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के आगे कुछ और लिखा हुआ है, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का मतलब जो केमिकल है उसका केमिकल नेचर क्या है, क्या वो प्रोटीन है, आरएनए है या डीएनए। इस बात की पुष्टि करने के लिए 3 साइंटिस्ट लग गए। एक का नाम है ओसवाल्ड एवेरी, दूसरे का नाम है कॉलिन मैकलियॉर्ड, थर्ड वन इज मैकलिन मैकार्टी। ये नाम याद रख लेना।
आगे वाले नाम याद ना रहे तो पीछे वाले रख लेना। एवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, 3 साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड बैक्टीरिया ले लिया, और वो भी कौन से टाइप का, एस टाइप का। ये हीट किल्ड एस बैक्टीरियम है, ठीक है भाई, ये इसका साइटोप्लाज्म है। इस बैक्टीरिया से इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या आइसोलेट कर लिए, प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, निकाल लिए इनके प्रोटीन, डीएनए और आरएनए। एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया इन्होंने, देखिए पहले क्या किया इन्होंने, एक कल्चर मीडियम में कौन सी स्ट्रेन ले ली बैक्टीरियम की, आर स्ट्रेन, और जो एस स्ट्रेन थी वहां से जो प्रोटीन निकाला था हीट किल्ड स्ट्रेन से, प्रोटीन इस कल्चर मीडियम के अंदर डाल दी, ठीक है। और जब देखा, क्या देखा इन्होंने कि जो आर स्टेन है वो एस स्टेन के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं हुई, देयर वाज नो ट्रांसफॉर्मेशन। पहले एक्सपेरिमेंट में जब हीट किल्ड एस टाइप का प्रोटीन डाला तो आर एस में तब्दील नहीं हुआ। दूसरे स्टेप में क्या डाला इन्होंने, आरएनए डाल के देखा, आरएनए डाल के देखा तो भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इसका मतलब प्रोटीन भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है, आरएनए भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है। फिर इन्होंने क्या डाला, हीट किल्ड एस टाइप का डीएनए डाला। डीएनए डालने पर जो आर टाइप थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई किसके अंदर, एस टाइप के अंदर। आर टाइप किसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया, एस टाइप के अंदर। तो जब आर एस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और वो भी किसकी वजह से हो रहा है, डीएनए की वजह से, तो यहां से इनको हिंट मिल गया, सबूत मिल गया, एविडेंस मिल गया दैट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज डीएनए। इसी चीज का फिर इन्होंने पूरा, जब पूरी तरह से इस चीज को पुख्ता सबूत इन्होंने इकट्ठा किया तो इन्होंने क्या किया, डीएनए को, हीट किल टाइप का डीएनए को किसके साथ मिक्स किया, डीएनएज। डीएनएज क्या है यहाँ पे, डीएनएज इज एन एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, इस डीएनए को किल कर देगा, डीएनए खत्म। और फिर इन्होंने डीएनए और डीएनएज एंजाइम को मिक्स करके यहाँ डाला तो आरएस के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। तो यहाँ से कंफर्म हो गया दैट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज डीएनए, ठीक है भाई। In case if it comes in the exam, you have to draw in your own way, और इस तरीके से भी आप इसको ड्रॉ करके लिख सकते हैं। When you write the answer in a diagrammatic way, एग्जामिनर को थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाता है और वो ठीक से मार्क्स उसमें क्या करता है, आपको अलॉट कर देता है। उसके बाद पूरी तरह से कंफर्म करने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, तीसरा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको हम कहते हैं हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं जिसको, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ये थोड़ा सा स्लाइड में ऊपर जा रहा है, बाकी आप देख पा रहे हैं। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं इसको, ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, याद रखना, BLENDR, ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। और इसको ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हम वायरस का इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल करते हैं। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट या ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट, तीनों में से किसी भी नाम पे आए तो आपको सेम एक्सपेरिमेंट क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। देखिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए हर्शे एंड चेज ने क्या किया, बैक्टीरियोफेज सेलेक्ट किए। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, दे आर द वायरस which attack on bacterium and kill it, ठीक है। तो इन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज को सेलेक्ट किया। जो वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज होता है, वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक तो उसके बाहर प्रोटीन कोट होती, दूसरा उसके अंदर डीएनए। तो ये आप देख पा रहे हैं T2 बैक्टीरियोफेज। वायरस लिए, कल्चर मीडियम में डाले, और उस मीडियम को किससे सप्लाई किया इन्होंने, सल्फर 35 से। किससे किया भाई, सल्फर 35 उसमें डाल दिया। अब आपको पता है कि जो सल्फर है वो सल्फर प्रोटीन का हिस्सा है, डीएनए का हिस्सा नहीं है। तो ये सल्फर इस
वायरस की प्रोटीन कोट में क्या हो गया, इनकॉर्पोरेट हो गया। तो आप देख पा रहे हैं इस वायरस की जो प्रोटीन कोट है वो रेड कलर की है। रेड कलर का मतलब इसमें सल्फर 35 घुल चुका है, इनकॉर्पोरेट हो चुका है, लेबल हो चुका है। फिर इन्होंने दूसरे मीडियम में वायरस को क्या सप्लाई किया, रेडियो एक्टिव फास्फोरस। अब फास्फोरस आपको पता है कि डीएनए में होता है, प्रोटीन में नहीं होता है। तो ये फास्फोरस कहाँ पे जाके इनकॉर्पोरेट होगा, डीएनए के अंदर। तो ये जो फास्फोरस 32 था, ये फास्फोरस 32 जाके इसके डीएनए में लेबल हो गया, जिसको मैंने ग्रीन कलर से डिनोट कर दिया है। ठीक, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, वायरस को, बैक्टीरियोफेज को सल्फर से और फास्फोरस से क्या कर दिया, रेडियो एक्टिव लेबल कर दिया। ठीक है, फिर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। इस T2 बैक्टीरियोफेज को अटैक करवाया किसके ऊपर, इकोलाई के ऊपर। ठीक है, ये वायरस इस पे अटैक कर रहे हैं। और आपको पता है वायरस अटैक करता है तो सिर्फ उसका क्या आता है, उसका डीएनए आता है। तो जब ये अटैक हो रहा है यहाँ पे, तो इसका डीएनए सेल के अंदर आ गया, बाकी प्रोटीन कोट कहाँ रह जाती है, बाहर रह जाती है। इसी तरह जब इसने अटैक किया, जिसका डीएनए क्या था, रेडियो एक्टिव लेबल था, इसका डीएनए भी कहाँ गया, अंदर आ गया। प्रोटीन कोट कहाँ रह गई, बाहर रह गए। देखिए डायग्राम में मैंने दिखा रखा, हालांकि इसका भी आएगा, इसका जितने भी वायरस अटैक करेंगे सबका डीएनए अंदर आ जाएगा। इस स्टेप को हमने क्या नाम दिया था, इन्फेक्शन। ये पहला स्टेप है, इस स्टेप को क्या नाम दे रहे हैं हम, इन्फेक्शन। ठीक है, वायरस इकोलाई पे क्या कर रहे हैं, इन्फेक्शन कर रहे हैं, मतलब उसके सरफेस पर अटैक कर रहे हैं, अपना डीएनए सेल के अंदर छोड़ रहे हैं। दूसरा जो स्टेप था, अब इन्होंने अटैक कर लिया तो इनकी प्रोटीन कोट क्या रहेगी, बाहर रह गई। तो इस प्रोटीन कोट को हम क्या कर देंगे, इकोलाई के सरफेस से हटा देंगे। इन्होंने अपना डीएनए दोनों ने इंजेक्ट कर लिया, प्रोटीन की कोट इसके सरफेस पर चिपकी हुई है। अब इनको हम हटा देंगे, क्या करेंगे, इनको यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक स्टेप यूज करते हैं जिसको कहते हैं ब्लेंडिंग। क्या कहते हैं, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब होता है शेक करना। जब हम मीडियम को शेक करेंगे तो ये खाली प्रोटीन कोट जो आप देख पा रहे हैं, ये खाली प्रोटीन कोट जो देख पा रहे हैं, ये खाली प्रोटीन कोट इकोलाई के सरफेस से क्या हो जाती है, हट जाती हैं, हट गई भैया। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या थी, ये अटैच थी। इस स्टेप का क्या नाम है, दिस स्टेप इज कॉल्ड ब्लेंडिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है उसको प्रैक्टिस कर ले, या इस डायग्राम को प्रैक्टिस कर ले। समझना है आपको, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द एक्सपेरिमेंट। अगर आप समझ गए तो उस पे जो आंसर है, कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड, तो आप उस पर लिख सकते हैं। तीसरा जो स्टेप था इसमें, जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है, उस मीडियम को हम हाई स्पीड पर क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। जैसे हमारा ब्लड निकाल के सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डाल के उस पर तो घुमाया जाता है, तो उसमें सीरम ऊपर आ जाती है, प्लाज्मा नीचे रह जाता है। या हम अपने जो दही होते हैं उसको क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो मक्खन ऊपर आ जाता है, लस्सी नीचे रह जाती है। तो इस मीडियम को जब सेंट्रीफ्यूज किया गया, तो सेंट्रीफ्यूजन के बाद क्या हुआ भाई, ये जो सेल है, ये सेल तो नीचे इकट्ठी हो जाएगी पैलेट के रूप में, टेस्ट ट्यूब के नीचे, और ये जो प्रोटीन कोट है ये ऊपर आ जाएंगी सुपरनाटेंट के रूप में। और जब हर्शी एंड चेज ने देखा, तो उन्होंने क्या देखा कि आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन नो सल्फर वाज डिटेक्टेड इन द सेल। सेल्स के अंदर सल्फर 35 का कोई भी अंश नहीं मिला, कोई भी डिटेक्शन नहीं हुआ। वो सल्फर 35 सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट था, प्रोटीन कोट के अंदर प्रेजेंट था। किसके अंदर प्रेजेंट था, प्रोटीन कोट के अंदर। तो इसका मतलब जो कैरेक्टर हमने प्रोटीन कोट में डाला है वो सेल के अंदर ट्रांसफर नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। इधर वाले में क्या देखा गया, इधर वाले में क्या देखा इन्होंने कि जो सुपरनाटेंट था उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट की गई। इस सेल के अंदर फास्फोरस 32 को डिटेक्ट किया गया। ठीक है, फास्फोरस 32 किस में डाला था, डीएनए के अंदर।
तो वो करेक्टर सेल के अंदर पास हो गया। ठीक है, तो जो करेक्टर्स को पास करता है वही क्या कहलाता है, जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। तो इसका निष्कर्ष क्या था, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन phosphorus was detected in the cell। तो यहां से ये बात कंफर्म हो गई दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। देखो सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिसने इस बात को पूरी तरह से सिद्ध कर दिया गया, जिस एक्सपेरिमेंट के ऊपर कोई भी डाउट नहीं था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। It is Hershey and Chase experiment, Alfred Hershey and Martha Chase experiment, also known as Blender experiment, also known as transduction experiment। ठीक है भाई, अच्छे से डायग्राम बना के देखें इसका, और डायग्राम्स के बाद आपको लिखना है यहाँ पे इन्फेक्शन में क्या हो रहा है, ब्लेंडिंग में क्या हो रहा है, और सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या हो रहा है। वर्डिंग्स में डायग्राम बना दें, साइड में इसको एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, अगर इस तरह से पूछा जाता है तो इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद में ये बात प्रूव होगी दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। अब किसी भी केमिकल को जेनेटिक मटेरियल कहने के लिए उसमें ऐसी कौन सी खास बात होनी चाहिए, वो कौन कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करे कि हम उसको जेनेटिक मटेरियल कह सके। प्रोटीन को तो नहीं कह सकते क्योंकि प्रोटीन वो सब क्वालिटीज फुलफिल नहीं करता है। तो हमारे पास कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी भी केमिकल को जेनेटिक मटेरियल कहलाने के लिए उसको क्या करनी पड़ती है, सिद्ध करनी पड़ती है। पहला है कि जो केमिकल अपनी क्या कर सके, डुप्लीकेट कॉपी बना सके। जैसे डीएनए क्या होता है भाई, डीएनए अपनी डुप्लीकेट कॉपी बना सकता है। डीएनए हैज द पावर ऑफ मेकिंग इट्स डुप्लीकेट कॉपी। दूसरा, वो केमिकल क्या होना चाहिए, वो सब्सटेंस क्या होना चाहिए, केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या होना चाहिए, बहुत स्टेबल होना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं कि तुरंत उसमें चेंज आ जाए। फिर उसमें ये स्कोप भी होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल भी ना बदले, उसमें थोड़ा सा स्कोप होना चाहिए कि उसमें धीरे धीरे बदलाव हो सके, स्लो चेंज, जिसको हम म्यूटेशन कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। और उसमें ये खास बात होनी चाहिए कि वो जो कैरेक्टर्स हैं, जेनेटिक ट्रेड्स हैं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे। अगर ये चार बातें उसमें प्रेजेंट है तो वो जेनेटिक मटेरियल कहला सकता है। और ये कौन फुलफिल करता है ये सारी बातें, डीएनए। देखिए बच्चों, ये सवाल भी आता है कि डीएनए और आरएनए में से जो डीएनए है वो प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल, मतलब मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। आरएनए भी होता है लेकिन वो कम है। ऐसा क्यों है? जब हम ये देखते हैं कि ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन कौन, ये क्या है, शुगर है। ये कौन सी शुगर है, राइबोज। डीएनए में कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सी राइबोज। आरएनए में कौन सी होती है, राइबोज। इस शुगर की वजह से थोड़ा मामला यहाँ पे क्या हो जाता है, पेचीदा हो जाता है। ये जो राइबोज शुगर है, इसके सेकंड कार्बन पे जो ये OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, इस शुगर कौन सी है, ये राइबोज है। इस सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से जो आरएनए होता है वो बहुत आसानी से बदल जाता है, क्योंकि ये OH ग्रुप है। दिस OH ग्रुप इज हाईली रिएक्टिव। ये OH ग्रुप क्या होता है, बहुत ही रिएक्टिव होता है। तो आरएनए बहुत जल्दी से बदल जाएगा और आसानी से डिग्रेड हो जाता है। जैसा पीछे भी बताया गया था कि डीएनए जो होता है वो केमिकली और स्ट्रक्चरली आरएनए के कंपेयर में ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। जबकि आरएनए उतना स्टेबल नहीं है, और आरएनए की स्टेबिलिटी का मेन कारण यही, इसके सेकंड कार्बन पर शुगर के अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तीसरा कारण क्या है कि डीएनए के अंदर थाइमिन प्रेजेंट होता है, जबकि आरएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यूरासिल। थाइमिन के प्रेजेंट होने की वजह से भी डीएनए क्या है, ज्यादा स्टेबल है। इसलिए ये तीन कारण हैं जिसकी वजह से डीएनए ज्यादा ऑर्गेनिजम्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है।
आगे बढ़ते हैं। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि जिन वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है, उनके अंदर म्यूटेशन बहुत फास्ट होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए है उनके अंदर, उन वायरस के अंदर म्यूटेशन बड़ी फास्ट होती है। तो इसका कारण मैंने आपको पीछे बता दिया कि डीएनए जो आरएनए और दोनों ही जेनेटिक मटेरियल, लेकिन दोनों में ही म्यूटेशन हो सकती है, लेकिन म्यूटेशन फास्टर किस में होती है, आरएनए में होती है। ठीक है, क्यों, उसका पीछे का कारण पिछली स्लाइड में बताया मैंने। राइबोज शुगर के अंदर जो सेकंड कार्बन है उसके ऊपर OH ग्रुप है, वो OH ग्रुप आरएनए को ज़्यादा इजीली अल्टर कर देता है और डिजनरेट होता है, लेबाइल होता है। ठीक है, और वायरस जिनकी लाइफ साइकिल क्या होती है, छोटी होती है, जिन वायरसेस की लाइफ साइकिल छोटी है, जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, छोटी लाइफ साइकिल होगी तो नई प्रोजेनी बहुत फास्ट आएगी। और आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो उसमें चेंज, म्यूटेशन बहुत फास्ट होती है क्योंकि उसमें राइबोज शुगर है। इस वजह से वो वायरस बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि हमारे पास वो कौन से सबूत हैं जो इस बात को सजेस्ट करते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो दुनिया में पहले आया था वो क्या था, आरएनए था। सवाल यह है कि वो मुर्गी आई, अंडा आया पहले, उस तरह का सवाल है ना। तो यहाँ पे भी सवाल है कि डीएनए से पहले क्या आया था, आरएनए आया था। इस बात को कुछ सबूतों के द्वारा, कुछ एविडेंस के द्वारा बताइए। तो हमारे पास कौन कौन से एविडेंस है। पहला एविडेंस है कि जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, ठीक है, लाइफ प्रोसेस में हमारा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस सच एज मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, देखिए डीएनए से बनेगा एमआरएनए, एमआरएनए से बनेगी प्रोटीन। लेकिन एमआरएनए से जब हम प्रोटीन बनाते हैं, आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जब एमआरएनए से हम प्रोटीन बनाते हैं तो हमें क्या चाहिए, राइबोसोम चाहिए जो आरआरएनए का बना है, हमें टीआरएनए चाहिए जो खुद एक आरएनए है, हमें बहुत से एंजाइम्स चाहिए। तो सारी जो सेल की मशीनरी है, जो प्रोटीन बना रही है, हार्मोन बना रही है, कुछ भी बना रही है, वो सारी की सारी मशीनरी किसके इर्द गिर्द घूम रही है, आरएनए के इर्द गिर्द घूम रही है। तो ये इस बात का सबूत है। ठीक है, दूसरा क्या है कि कई जगह पर हमारा जो आरएनए है वो एंजाइम का काम करता है। जेनेटिक मटेरियल का तो करता ही करता है, लेकिन एंजाइम का काम भी करता है। जैसे 23S सब यूनिट जो होती है राइबोसोम की, वो क्या कहलाती है, राइबोजाइम। क्या कहलाती है, तो ये दो सबूत है कि पूरी सेलुलर मशीनरी आरएनए के इर्द गिर्द घूमती है, ये पहला सबूत है। दूसरा सबूत है कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल के अलावा एंजाइम का काम भी करता है। ये दो सबूत हमें इस बात का सपोर्ट करते हैं कि डीएनए से पहले इस धरती पर आरएनए आया था। ये कुछ फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स क्या है कि आरएनए से ही किसका इवोल्व हुआ है। बात तो वही है कि भाई जो शुगर थी, राइबोज शुगर, वो क्या होगी, डीऑक्सीराइबोज होगी। तो आरएनए से किसका इवोल्यूशन हुआ है, डीएनए का। और सिर्फ क्या हुआ है, थोड़ा सा केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ है। लेकिन अगर आरएनए और डीएनए की बात करूं तो आरएनए जो होता है उसमें हम बार बार यही बात कर रहे हैं, उसमें जो चेंज है वो जल्दी हो जाता है। लेकिन डीएनए में जो चेंज होता है एक तो वो स्लो होता है। डीएनए अपने अंदर जो चेंज हो रहा है उसको रोकता है, रेजिस्ट करता है। और अगर हो भी गया तो डीएनए के पास अपना खुद का रिपेयरिंग मैकेनिज्म, उससे रिपेयर भी कर सकता है। इसलिए डीएनए के अंदर जो म्यूटेशन है, चेंजेस है, वो बहुत स्लो आते हैं। आगे बढ़ते हैं। डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो कैसे होता है। डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, इस बात को किसने बताया, इस बात को बताया वाटसन एंड क्रिक ने, जिन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया। इन्होंने कहा कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, बाई डायरेक्शनल होता है और डिसकंटिन्यूस होता है। सेमी कंजर्वेटिव,
बाई डायरेक्शनल एंड डिसकंटिन्यूस। इन तीनों चीजों को हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन? डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए अपनी जैसी डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। जैसे ये पेरेंट डीएनए, इसने अपने 2 कॉपीज बना ली, तो ये डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, डिप्लीकेशन हो गया। ठीक है। सेल साइकिल में कौन से फेज में होता है? आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है। ये कौन से फेज में होता है? एस फेज में होता है। लेकिन यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं, ये जो पेरेंट डीएनए है इसके अंदर दोनों स्टैंड व्हाइट कलर के हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्टैंड व्हाइट कलर का है, दूसरा स्टैंड येलो कलर का है। इसमें भी एक स्टैंड व्हाइट कलर का है, दूसरा येलो कलर का है। तो एक जो स्टैंड है इसमें एक तो है पेरेंट के जैसा, जिसको हम कह दिया पेरेंटल, और दूसरा है वो नॉन पेरेंटल है, जिसको हम कहते हैं न्यूली सिंथेसाइज्ड। इसमें भी एक पेरेंटल है, दूसरा क्या है? न्यूली सिंथेसाइज्ड है। तो इस बात को हम क्या कहते हैं? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। मींस जो नया डीएनए बनता है, ये दोनों क्या बने हमारे पास? नए डीएनए के मॉलिक्यूल बने। नए डीएनए के मॉलिक्यूल में एक स्टैंड तो पेरेंटल है और दूसरा स्टैंड जो है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड है। इसका मतलब होता है सेमी कंजर्वेटिव, हाफ कंजर्वेटिव, आधा पेरेंटल आधा न्यूली सिंथेसाइज्ड। बाई डायरेक्शनल डिसकंटिन्यूअस आगे की स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मोड से क्या करता है? रेप्लिकेट करता है। इस बात को एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव किया गया? क्योंकि साइंस हर चीज में आपको प्रूफ मांगती है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मांगती है। तो डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मोड से रेप्लिकेट करता है। इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया किसने? 2 साइंटिस्ट ने, मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेहल ने किया था। आप बस इतना याद रख लें, मिचेल्सन एंड स्टेहल इन द ईयर 1958। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए कौन से बैक्टीरियम को यूज किया? इकोलाई। इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने जो टेक्निक यूज की थी उसका नाम याद रखना, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। कौन सी टेक्निक है? सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ये टेक्निक से हम हैवी डीएनए को नॉर्मल डीएनए से क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है। मैथ्यू मिचेल्सन और फ्रैंकलिन स्टेहल ने क्या किया? उन्होंने एक कल्चर मीडियम लिया, उसमें ये बैक्टीरियम है जिसका नाम क्या है भाई? इकोलाई। क्या नाम है जिसका? इकोलाई। इकोलाई मैंने आपकी समझ के लिए एक ही इकोलाई दिखाई है, बहुत सारी इकोलाई इसके अंदर प्रेजेंट है। इसको एक मीडियम में डाल दिया। यहाँ पे जो मीडियम प्रेजेंट था अमोनियम क्लोराइड, इस अमोनियम क्लोराइड के अंदर जो नाइट्रोजन था वो नाइट्रोजन हैवी नाइट्रोजन था, हैवी आइसोटोप था। उसके अंदर इसका मास नंबर क्या है? 15 है। ठीक है। कुछ समय तक इसको इस मीडियम में छोड़ दिया। इसकी जनरेशंस आएंगी, बहुत सारी जनरेशंस के बाद जब हमें ये कंफर्म हो गया कि इस इकोलाई के डीएनए में, इस इकोलाई के डीएनए में दोनों स्ट्रैंड्स में नाइट्रोजन 15 क्या हो चुका है? इसके बेस पेयर्स में डल चुका है, इनकॉर्पोरेट हो चुका है। तो हमने इकोलाइज यहाँ से निकाल ली और निकालने के बाद में हमने उन इकोलाइज को दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर दिया, जहां पे मीडियम तो सेम है अमोनियम क्लोराइड, लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो N14 है, जो क्या होता है? नॉर्मल नाइट्रोजन, हैवी नहीं, हैवी नाइट्रोजन नहीं है, ये लाइट नाइट्रोजन है। ठीक है। फिर यहाँ पे से सैंपल लिए गए। फिर इस पीढ़ी से जब नेक्स्ट पीढ़ी आई, क्योंकि आपको मालूम है एक इकोलाई जब डिवाइड करती है तो वो करीब करीब 20 मिनट लेती है। कितने मिनट? 20 मिनट। तो इन्होंने 20-20 मिनट के इंटरवल्स पर सैंपल लिए, उनके डीएनए का एनालिसिस किया गया। और जब डीएनए का एनालिसिस किया तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ठीक है। देखिए समझ लेना, यहाँ पे मीडियम क्या है? N15। उसके बाद का जो मीडियम है वो N14 है, उसके बाद का जो मीडियम है N14 है, उसके बाद का जो मीडियम है N14 है, उसके बाद का जो मीडियम है N14।
उसके बाद जो आगे की जितनी भी जनरेशन्स हैं उनमें लाइट नाइट्रोजन का क्या हुआ है, यूज हुआ है। ठीक है, किसने दिया था एक्सपेरिमेंट, मॉडल क्या था, टेक्निक कौन सी थी, एक्सपेरिमेंट कैसे इन्होंने परफॉर्म किया था, और परफॉर्म करने के बाद में इनकी क्या ऑब्जर्वेशंस रही, उन ऑब्जर्वेशंस को आप यहाँ पे देखिए। देखिए एनसीईआरटी बुक में डीएनए को ऐसा एक चेन दूसरी चेन के ऊपर फोल्ड करके दिखाई है, यहाँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने डीएनए को सिंपल दिखा दिया। जब उन्होंने कौन से मीडियम में डाला था डीएनए इकोलाई को, अमोनियम क्लोराइड N15, तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में N15 क्या हो गया, इनकॉर्पोरेट हो गया। इस बात को हमने, ये जो टेक्निक है जिसका नाम कह रहे थे सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, उससे जब हमने नोटिस किया तो इसके डीएनए में क्या प्रेजेंट था, N15। और ये देखिए डीएनए के जो बैंड्स हैं वो इस सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में नीचे की तरफ बन रहे हैं, तो ये हैवी डीएनए जिसमें N15 है। ठीक है, उसके बाद 20 मिनट के बाद जब हमने सैंपल लिए तो पहली पीढ़ी आ गई। पहली पीढ़ी में आप क्या देख पा रहे हैं, ये दोनों स्टैंड्स अलग हो गए, ये दोनों स्टैंड अलग हो गए, लेकिन मीडियम यहाँ पे चेंज कर दिया था हमने, अमोनियम क्लोराइड नाइट्रोजन 14। तो ये तो पेरेंटल स्टैंड है, ये न्यूली सिंथेसाइज्ड है। इस स्टैंड में क्या प्रेजेंट है, N14, इसमें क्या प्रेजेंट है, पेरेंटल, इसमें क्या है, पेरेंटल, इसमें क्या है। ठीक है, तो ये इस बात को शो कर रहा है कि सेमी कंजर्वेटिव मोड है रेप्लिकेशन का, एक डीएनए से दो बने, एक में पेरेंटल स्टैंड है, दूसरे में न्यूली सिंथेसाइज्ड है। इस बात की इन्होंने पुष्टि की, कौन सी टेक्निक से, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से। यहाँ पे इनको इंटरमीडिएट टाइप्स के क्या मिले, बैंड्स मिले, क्या मिले, इंटरमीडिएट टाइप्स के बैंड। अब इस जनरेशन को क्या किया, उसी मीडियम में छोड़ दिया। 20 मिनट के बाद सेकंड जनरेशन आ गई। अब क्या देखा गया, अब ये डीएनए सेपरेट होगा, ये देखिए सेपरेट हो गया, ये वाला मीडियम सेम है। तो सेकंड जनरेशन में इन्होंने क्या देखा कि जो दो डीएनए मॉलिक्यूल्स थे उनके अंदर सभी स्टैंड्स के अंदर N14 प्रेजेंट, जबकि दो थे उनके अंदर मामला हाइब्रिड था। क्या था, हाइब्रिड। तो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट से देखा तो यहाँ पे बैंड मिले N14 वाला, यहाँ पे हाइब्रिड मिले। ठीक है, अगर मैं कहूँ आपसे, आप अपने लेवल पे इसको सोल्व कर लेना, अगर मैं कहूँ कि ये 4 डीएनए या 4 इकोलाई आगे जब क्या करेंगी, 20 मिनट के बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 8 बनेंगे, उन 8 के अंदर क्या होगा, आप अपने खुद इसको एक बार करके देखना। 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, और उसमें देखना कि किस डीएनए के अंदर दोनों N14 थे और कितनों के अंदर हाइब्रिड आया था। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, बस जो एनसीईआरटी बुक में डायग्राम दे रखा है उस डायग्राम को आपको समझना है। तो ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है दैट डीएनए रेप्लिकेट्स इन सेमी कंजर्वेटिव। अच्छा, एनसीईआरटी बुक में एक और एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, बहुत ब्रीफली कहा गया है कि जो क्रोमोजोम होता है वो क्रोमोजोम भी क्या करता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड से रेप्लिकेट करता है। ठीक है, इस बात को किसने प्रूव किया था, टेलर एंड हिज कलीग्स ने। टेलर और उसके साथी थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक प्लांट के ऊपर जिसका नाम है विसिया फाबा या फाबा बीन्स। इस प्लांट की सेल्स ली, उसके जो सेल्स के क्रोमोजोम्स थे उन क्रोमोजोम्स को इन्होंने क्या कर दिया, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन से लेबल कर दिया। तो ये उस क्रोमोजोम के जो क्रोमेटिड थे, उन क्रोमेटिड्स के अंदर क्या इनकॉर्पोरेट हो गया, क्या अंदर चला गया, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। ठीक है, फिर उन सेल्स को उन्होंने वहां से निकाल के दूसरे मीडियम में डाला जहां पे
थाइमिडिन रेडियो एक्टिव नहीं था। तो इन्होंने क्या देखा, जब एक सेल डिवाइड करी तो 2 सेल बनेंगी माइटोटिकली। तो उन सेल्स के जब क्रोमेटिड देखे गए तो एक क्रोमेटिड में तो क्या था भाई, रेडियो एक्टिव थाइमिडिन था, ये तो पेरेंट जैसा हो गया। दूसरा क्या था, ये न्यूली सिंथेसाइज्ड, क्या था, न्यूली सिंथेसाइज्ड। यहाँ पे भी एक में तो क्या था, रेडियो एक्टिव थाइमिडिन था, इसके अंदर रेडियो एक्टिव थाइमिडिन नहीं था। तो दिस इज पेरेंटल, दिस इज न्यूली सिंथेसाइज्ड। फिर जब सेकंड जनरेशन में देखा, सेकंड जनरेशन में भी रेडियो एक्टिव थाइमिडिन नहीं था। तो ये सेपरेट हो गए दोनों क्रोमेटिड। इसके ऊपर जब रेप्लिकेट हुआ तो ये तो पेरेंटल था और ये क्या था, नॉन पेरेंटल। यहाँ पे दोनों ही क्या है, नॉन पेरेंटल है। नॉन पेरेंटल का मतलब रेडियो एक्टिव थाइमिडिन नहीं है। इन क्रोमेटिन्स के अंदर रेडियो एक्टिव थाइमिडिन नहीं है, इनके अंदर है, एक के अंदर है, एक के अंदर नहीं है। यहाँ पे भी दोनों के अंदर रेडियो एक्टिव थाइमिडिन नहीं है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव थाइमिडिन है, यहाँ पे नहीं है। तो ये एक्सपेरिमेंट भी इस बात की पुष्टि करता है कि जो क्रोमोजोम है वो भी क्या करता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड से रेप्लिकेट करता है। देखिए क्रोमोजोम है वो भी डीएनए से बना हुआ है, जब डीएनए ही वैसे रेप्लिकेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्रोमोजोम भी ऐसे रेप्लिकेट करेगा। लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली टेलर एंड हिज कलीग्स ने प्रूव किया था। बस 2-3 लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, डायग्राम ये समझ लेंगे आप। क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर बना के आपको ये बताना है। रेडियो एक्टिव क्या यूज किया था यहाँ पे, थाइमिडिन, ठीक है भाई। तो ये बात हो गई किसके बारे में, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। अब जो डीएनए है वो डीएनए किस तरह से रेप्लिकेट करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो जरूरत पड़ती है एंजाइम की, जिसका नाम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्योंकि इस एंजाइम को अपना काम करने के लिए डीएनए के स्ट्रैंड्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। ये यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में अलग अलग टाइप्स का होता है, लेकिन वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, हम उस पर नहीं जाएंगे। इस एंजाइम की क्या खास बात होती है, जैसा मैंने बताया ये एंजाइम डीएनए के टेम्पलेट को यूज करता है नया चेन बनाने के लिए। ये एंजाइम बहुत ही एफिशिएंट है, ठीक है, बहुत थोड़े समय के अंदर और बहुत ही एक्यूरेसी से ये 2000 बेस पेयर को एक ही सेकंड में जोड़ देता है। और जो इसकी सबसे खास बात है, ये पॉलीमराइजेशन केवल और केवल 5' to 3' डायरेक्शन में ही करता है, ठीक है भाई। ये हो गई डीएनए पॉलीमरेज की खास बात। डीएनए के रेप्लिकेशन में हमें डीएनए पॉलीमरेज के अलावा और भी कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें पहला नाम होता है हेलिकेज। हेलिकेज क्या करता है, जो डीएनए होता है उसको अनवाइंड कर देता है, खोल देता है, जैसे हम रस्सी को खोल देते हैं उसी तरह से। एसएसबी सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जब डीएनए के स्टैंड क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो वो स्टैंड वापस जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो उन स्टैंड्स के अंदर स्टेबिलिटी लेके आते हैं। टोपोआइसोमरेज क्या करता है, डीएनए को कट कर देगा, कट करके फिर जोड़ देगा, ताकि जो अनकॉइलिंग का प्रोसेस है वो जल्दी हो जाए। प्राइमेज क्या करता है, आरएनए प्राइमर बनाता है। आरएनए प्राइमर क्या होता है, एक छोटा सा स्टैंड होता है, टुकड़ा होता है किसका, आरएनए का, जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जरूरी होता है। एंड व्हाट इज डीएनए लाइगेज, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ता है। ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये डीएनए पॉलीमरेज के अलावा कुछ और एंजाइम्स हैं जिनकी हमें डीएनए के रेप्लिकेशन में जरूरत पड़ती है। अब देखिए भाई डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है। जैसे ही हमारे पास डीएनए, अब ऐसा नहीं है, सवाल ऐसा भी आता है कि हम इस डीएनए को पूरे को खोल दें और इसको फिर इसके ऊपर रेप्लिकेशन हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पूरे डीएनए को खोल दें और फिर रेप्लिकेशन शुरू करें तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और उतनी एनर्जी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से शुरू होता है, जिसको हम ORI कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। तो देखिए
ये डीएनए एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, यही डीएनए एक स्पेसिफिक पॉइंट पर क्या हो गया, ओपन हो गया इस जगह पे। तो इस जगह को हम कहते हैं, ये कहता है ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन क्या हुआ है, शुरू हुआ है। तो जैसा मैंने पिछली स्लाइड्स में बताया था कि बहुत से एंजाइम्स हैं जो इस प्रोसेस में मदद करते हैं। एक एंजाइम का नाम क्या है, हेलिकेज, हेलिकेज एंजाइम है। हेलिकेज क्या करता है, ये तो अगर मैं यहाँ पे ये दिखाऊं कि ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, हेलिकेज क्या कर दिया, इसको अनवाइंड कर दिया, अनवाइंडिंग में हेल्प कर दिया। उसके बाद दूसरा एंजाइम है जिसको हम टोपोआइसोमरेज कह रहे हैं। ये टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, इसको यहाँ से कट करेगा, फिर जोड़ देगा, ताकि इस डीएनए के स्ट्रैंड में जो टेंशन थी वो आसानी से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। आफ्टर दैट हमारे पास SSBP आता है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंड के साथ जुड़ जाती है और उनको स्टेबिलिटी देती है कि आप ठहरिए, आपके ऊपर क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। और जब ये तीनों एंजाइम हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज और SSBP इसको यहाँ से खोल देते हैं, ये रीजन ORI कहलाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और जब डीएनए ये अनवाइंड हो गया तो एक फोर्क जैसा स्ट्रक्चर बन गया, वाई शेप स्ट्रक्चर बन गया, जिसको हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क। क्या कहेंगे भाई, रेप्लिकेशन फोर्क कहेंगे। अब देखो डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे शुरू होता है। आपको ये जो डायरेक्शन है ये याद रखनी बहुत जरूरी है। ये डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे 5' 3', क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो पॉलीमराइजेशन केवल और केवल 5' to 3' डायरेक्शन में ही करता है, ये उसकी मजबूरी है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज की एक और मजबूरी है कि वो रेप्लिकेशन का प्रोसेस खुद शुरू नहीं कर सकता। उसको रेप्लिकेशन शुरू करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एक प्राइमर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम प्राइमर बनाएंगे। ये बन गया प्राइमर। प्राइमर क्या होता है, आरएनए का एक छोटा सा सेगमेंट है। आरएनए प्राइमर किसने बनाया, एंजाइम ने, जिसका नाम है आरएनए प्राइमेज। ठीक, अब क्या करेगा डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इस स्टैंड के ऊपर जो बेस पेयर्स हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग बेस पेयर को उठाएगा और पॉलीमराइज करता हुआ आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ये डीएनए की क्या बन गया, डीएनए का स्टैंड बन गया। कौन बना रहा है, डीएनए पॉलीमरेज। और शुरुआत के लिए क्या चाहिए था इसको, आरएनए प्राइमर। उसके बाद में इस स्टैंड पर इसने लगातार डीएनए के स्टैंड को बनाता हुआ जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये डीएनए पॉलीमरेज की जो पॉलीमराइजेशन की डायरेक्शन है वो 5' to 3' में है। और इस स्टैंड पे सिंथेसिस लगातार हो रहा है। क्या हो रहा है, लगातार। तो इस स्टैंड को हम क्या कहेंगे, लीडिंग स्टैंड। ये स्टैंड लीड कर रहा है डीएनए बनाने में और यहाँ पे कंटिन्यूस हो रहा है सिंथेसिस, तो इसको कंटिन्यूस सिंथेसिस भी कहेंगे। ठीक है, दूसरा जो स्टैंड है जिसकी डायरेक्शन है 3' to 5'। अगर इस स्टैंड पे भी हम 5' to 3' ऐसा बना दे तो दोनों स्टैंड की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, जो पॉसिबल है नहीं। डीएनए पॉलीमरेज की मजबूरी भी है, वो 5' to 3' में करेगा। इधर से करवाओगे तो भाई सेम डायरेक्शन आ जाएगी, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो हमें किसकी जरूरत पड़ी यहाँ पे, प्राइमर की। ठीक है, फिर हमने क्या किया, डीएनए पॉलीमरेज ने थोड़ा सा सिंथेसिस किया और इस सिंथेसिस की जो डायरेक्शन है याद रखना वो 5' to 3'। फिर हमें दूसरे प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, एक प्राइमर और बना लिया हमने। फिर सिंथेसिस हुआ 5' to 3' में। फिर हमें प्राइमर की जरूरत पड़ी, फिर सिंथेसिस हुआ। तो इस स्टैंड के ऊपर सिंथेसिस रुक रुक के चल रहा है और प्राइमर की बार बार जरूरत पड़ रही है। इसलिए इस स्टैंड को हम क्या कहते हैं, लैगिंग स्टैंड कहते हैं। क्या कहते हैं इस स्टैंड को, लैगिंग स्टैंड, क्योंकि ये स्टैंड पीछे रह जाता है और यहाँ पे सिंथेसिस क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यू।
और ये जो छोटे छोटे सेगमेंट बने हैं डीएनए के, इनको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहेंगे। ठीक है। अब सवाल यहां से आता है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के बनने की दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है? तो आप क्या बताएंगे? 5' to 3'। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि लैगिंग स्टैंड पर ओवरऑल सिंथेसिस कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे? 3' to 5'। ठीक है। ये डायग्राम एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, पेपर में आ गया, सवाल किसी तरह से पूछ लिया तो समझ के आपको उसका आंसर करना है। अब क्या होगा बच्चा, ये जो प्राइमर्स हैं, इन प्राइमर्स को यहाँ से हटा दिया जाएगा और ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं, इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड डीएनए लाइगेज। कौन सा एंजाइम? डीएनए। डायरेक्शन देख लेना भैया आप, जहां से आप शुरू कर रहे हैं बनाना, वहां पे अगर 3' है तो डीएनए पॉलीमरेज काम कर पाएगा, अगर वहां पे 5' है तो वहां पे काम इस तरफ से होगा। तो जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है, एक तो होता है सेमी कंजर्वेटिव, वो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा मैंने बताया था बाई डायरेक्शनल। कैसा बताया था? बाई डायरेक्शन। तो देखिए, एक सिंथेसिस इस दिशा में हो रहा है और एक सिंथेसिस इस दिशा में हो रहा है, इधर और इधर, तो दो दिशाओं में हो गया, तो ये तो हो गया बाई डायरेक्शनल। फिर मैंने एक बात और कही थी, इट इज डिसकंटिन्यूअस। क्या कहा था मैंने? डिसकंटिन्यूअस। इस स्टैंड पे तो लगातार हो रहा है और इस स्टैंड पे रुक रुक के हो रहा है। तो तीनों बातें क्लियर होगी। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, बाई डायरेक्शनल एंड डिसकंटिन्यूअस। ये डीएनए की रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म। अब देखिए, जो हमने ये डीएनए के स्टैंड बनाए हैं, इन स्टैंड्स के लिए हमें एक रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। उस रॉ मटेरियल का नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, जैसे ये हमने कह दिया टीटीपी, डीऑक्सीराइबो टीटीपी। ये क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। इन्हीं को तो डीएनए पॉलीमरेज उठा के धीरे धीरे क्या बनाता है? डीएनए का बनाता है। तो यहाँ पे ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट दो काम करते हैं। एक काम तो क्या है इनका? सबस्ट्रेट है, क्योंकि ये खुद वो चीज है जो क्या करेंगे? जुड़ जुड़ के डीएनए का स्टैंड बनाएंगे। दूसरा, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि डीएनए का रेप्लिकेशन है वो धीरे धीरे होता है। थोड़ा सा डीएनए खुलेगा, फिर खुलेगा, फिर खुलेगा, अचानक से पूरा नहीं खुलता है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी हमें मिलती है, वो एनर्जी भी यहीं से आती है। क्योंकि ये ट्राइफॉस्फेट है, ये ट्राइफॉस्फेट बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा भैया मोनोफॉस्फेट में। अगर मैं ये कहूँ डीऑक्सी राइबो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मोनोफॉस्फेट में, और दो फॉस्फेट यहाँ से निकल जाएंगे जो एनर्जी देंगे डीएनए के स्टैंड के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको पॉलीमराइज होने के। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है। देखिए, चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में बस हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, उसका मैं दूसरे पार्ट में डिस्कशन करूंगा। वो हम ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वो मैं दूसरे पार्ट में रिकॉर्ड करूंगा। तो आप लोग इसको देखिए और अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करिए किस किस तरह के क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। थैंक यू।